हेलो एवरीवन। तो अब जो हम अगला टॉपिक शुरू करने हैं जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या है, उसकी डेफिनेशन देखनी है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, रिफ्लेक्स की सिग्निफिकेंस क्या है हमारे अंदर, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है रिफ्लेक्सेस का, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स क्या है, डीप रिफ्लेक्स क्या है, विसरल रिफ्लेक्स क्या है, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स क्या है, ये चारों तरीके को हमें पढ़ना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे रिफ्लेक्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, रेसिप्रोकल इनहिबिशन या रेसिप्रोकल इनर्वेशन का क्या कंसेप्ट है, रिफ्लेक्स इन मोटर न्यूरॉन लीजन कहाँ कहाँ पर अफेक्ट रहते हैं। ठीक है, मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या कौन से रिफ्लेक्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी इज द रेस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन दैट अकर्स विदाउट आवर कॉन्शियसनेस। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है कि हमारा जो पेरिफेरल नर्वस टिश्यू है, अगर उसमें कोई स्टिमुलेशन हो तो हमारे बिना कॉन्शियस एफर्ट के हमारी बॉडी जो रिएक्शन दिखाती है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब हमारे कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियसली होगा ये। ठीक है, तो विदाउट आवर कॉन्शियस। ठीक है, तो बॉडी जो रिएक्शन दिखाती है पेरिफेरल नर्व से आने वाले स्टिमुलेशन के खिलाफ, उनको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्टिविटी। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। जनरली क्या होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट कराने में, जब हम डिसीजन ना ले पाए, हमारी बॉडी हमसे पहले डिसीजन ले ले। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इरिपेरेबल डैमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हैंड इज प्लेस्ड ऑन हॉट ऑब्जेक्ट, it is withdrawn immediately. When a bright light is thrown into eyes, eyelids are closed and pupil is constricted to prevent the damage to the retina by entrance of excessive light into the eyes. तो ये क्या है, जैसे कि हमारी आंख पर कोई रोशनी मिल रही है, एकदम से हमारी आंखें बंद हो जाती है अपने आप। तो ये प्रोटेक्टिव है, इससे एकदम से जो इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है उससे हमारा रेटिना डैमेज हो सकता है। या किसी गर्म चीज़ से हमारा हाथ छूट गया, जब तक हम सोच रहे हैं कि पीछे हटाए तब तक तो हाथ पूरा जल जाएगा। तो हमारी बॉडी एकदम से जो विदाउट आवर कॉन्शियसनेस, ठीक है, एक डिसीजन ले लेती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्टिविटी एक पूरे सर्किट के थ्रू पूरी होती है, उस सर्किट को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क इज एनाटॉमिकल नर्वस पाथवे फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। अ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क इंक्लूड 5 कंपोनेंट। इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं गिवन इन द फिगर। कौन कौन से हैं? एक रिसेप्टर होगा जहां से इंफॉर्मेशन आएगी, फिर अफेरेंट नर्व होगी, यानी रिसेप्टर का जो पूरा एक्सोन से आया इंफॉर्मेशन, और ये कहाँ जाएगी? टूवर्ड द सेल बॉडी। ठीक है ना, यहाँ से आपने नर्व एंडिंग से ये पूरा आपने एज अ रिसेप्टर, ये है, यहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ली और उसको कहाँ छोड़ा? सेंटर पे। ठीक है, सेंटर कहाँ हो सकता है? स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है। फिर वहां से ओरिजिनेट होगा अपना इफरेंट नर्व फाइबर, जो कहाँ पर काम करेगा? इफेक्टर ऑर्गन या मसल पर, जो कि उस स्किन के आसपास की जो मसल होगी जो कांटेक्ट करेगी और उस लोकेशन पर मूवमेंट लेकर आएगी। तो ये 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, रिसेप्टर क्या है? देखिए, रिसेप्टर पहले देखते हैं। तो रिसेप्टर इज अ एंड ऑर्गन विच रिसीव स्टिमुलस। व्हेन रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड द इम्पल्सेस आर जनरेटेड इन अफरेंट नर्व। ठीक है, अफरेंट नर्व में इम्पल्स जनरेट होगी। रिसेप्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले चैप्टर में, 7th चैप्टर जो हमने पढ़ा था, वो रिसेप्टर के बारे में था। कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं? केमिकल रिसेप्टर है, मैकेनिकल रिसेप्टर है। ठीक है, लोकेशन के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर, नेचर के बेसिस, हमने सारे पढ़े हुए हैं। इसके बाद अफेरेंट नर्व क्या होती है? अफेरेंट नर्व और सेंसरी नर्व ट्रांसमिट सेंसरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंटर तक पहुंचाती है। इसके बाद सेंटर, सेंटर रिसीव द सेंसरी इंपल्स वाया अफेरेंट नर्व एंड इन टर्न इट जनरेट एप्रोप्रिएट मोटर इंपल्स। द सेंटर इज लोकेटेड इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये हमेशा कहाँ होगा? या तो ब्रेन में होगा या स्पाइनल कॉर्ड में। इसके बाद इफेरेंट नर्व आती है। इफेरेंट नर्व मोटर नर्व होती है जो ट्रांसमिट करती है मोटर इंपल्स को सेंटर से इफेक्टर ऑर्गन को, जो टारगेट ऑर्गन पर जो हमारा इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होना है या रिलीज होना है, क्या करना है, वो चीजें इफेक्टर नर्व के थ्रू जाएगी या इफरेंट नर्व के थ्रू, जिसको मोटर नर्व भी बोलते हैं। इफेक्टर ऑर्गन कौन सा ऑर्गन है? जहां पर जब जाकर टर्मिनेट होगी। द इफेक्टर ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर सच एज मसल और अ ग्लैंड वेयर द एक्टिविटी अकर्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। Afferent and efferent nerve fibers may be connected directly to the center, or in some places one or more neurons are interposed between the nerve fibers and the center. Such neurons are called connector neuron or internuncial neuron or interneurons. 3 नाम बोल सकते हैं इसको। कनेक्टर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, इंटरनंशियल भी बोल सकते हैं और इंटरन्यूरॉन भी बोल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस की। तो रिफ्लेक्सेस आर क्लासिफाइड इनटू 6 डिफरेंट टाइप, है ना। 6 डिफरेंट मेथड से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हो। कौन कौन से मेथड है? डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर।
द डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आर लिस्टेड इन द बॉक्स। पहला, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इनबॉर्न और एक्वायर्ड, यानी रिफ्लेक्स कैसा है, इनबॉर्न है या एक्वायर्ड है, इस बेसिस पर। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, यानी कहाँ पर वो ओरिजिनेट हो रहा है, क्या उसकी लोकेशन है, उसको एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। पर्पस क्या है उसका, तो वो फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। नंबर ऑफ सिनेप्स कितनी है उसमें, ठीक है, कितने इंटरन्यूरॉन्स वगैरह हैं उसमें, इस बेसिस पर। डिपेंडिंग अपॉन वेदर विसरल और सोमेटिक, यानी ये विसरल टाइप का रिफ्लेक्स है, यानी विसरल ऑर्गन से आए, इंटरनल बॉडी पार्ट से आए, या एक्सटर्नल सरफेस से, सोमेटिक। डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिकल बेसिस, और क्लिनिकल बेसिस पर हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको अब डिटेल में समझते हैं। डिपेंडिंग अपॉन वेदर इनबॉर्न और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप। एक होता है इनबॉर्न रिफ्लेक्स, या जिसको अनकंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। एक होता है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, जिसको कंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस आर द नेचुरल रिफ्लेक्सेस विच आर प्रेजेंट सिंस टाइम ऑफ बर्थ, हैंस द नेम इज इनबॉर्न। ये हमें बाई बर्थ मिलते हैं, इसमें हमारी बॉडी कुछ नहीं है, ये हमें एक तरीके से सोचिए जब बच्चा पैदा होता है उसमें ऑलरेडी ये प्रेजेंट होते हैं। सच रिफ्लेक्सेस डू नॉट रिक्वायर प्रीवियस लर्निंग, इसके लिए कोई लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कंडीशनिंग नहीं चाहिए। द बेस्ट एग्जाम्पल इज secretion of saliva when drop of honey is kept in the mouth of newborn baby for the first time। पहली बार जब बच्चे को शहद चटाते हैं, उसको शहद चटाने नहीं दिया जाता है, तो उसमें जब शहद देंगे उसको, पहली बार बच्चा पैदा होने के बाद जब उसको पहली बार खिलाया जाता है, तो जो शहद उसको खिलाते हैं उसके तुरंत उसके मुंह में सलाइवा आने लगता है। द बेबी डज नॉट नो द टेस्ट ऑफ हनी बट स्टिल सलाइवा इज सिक्रेटेड। अब बच्चे को तो नहीं पता कि उसको क्या आपने टेस्ट कराया है, लेकिन उसको फिर भी सलाइवा सिक्रेट होता है। दूसरा है कंडीशन और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस आर रिफ्लेक्सेस दैट आर डेवलप्ड आफ्टर कंडीशनिंग और ट्रेनिंग। दीज रिफ्लेक्सेस आर नॉट इनबॉर्न बट एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ बाय लर्निंग दीज रिफ्लेक्सेस, ठीक है। सच रिफ्लेक्सेस नीड प्रीवियस लर्निंग, ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग। एग्जाम्पल, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा बाई साइट, स्मेल, थॉट, हियरिंग और नॉन ईडेबल सब्सटेंस। जब भी खाने की बात चलती है, आपके मुंह में पानी आने लगता है, आपके फेवरेट फूड के बारे में सोच के, उसको देख कर, उसकी खुशबू सूंघकर, ये सब क्या है, ये आपने धीरे धीरे एक्वायर किया है, इस बेसिस पर है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन और एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कहाँ पर सिचुएशन है उसकी, उस बेसिस पर। इन दिस मेथड रिफ्लेक्सेस आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द सेंटर, यानी सेंटर उसका कहाँ पर है, ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन के किस सेगमेंट में, तो उस लोकेशन के बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे होता है सेरिबेलर रिफ्लेक्स। सेरिबेलर रिफ्लेक्स कैसे होते हैं, द सेरिबेलर रिफ्लेक्स आर द रिफ्लेक्सेस व्हिच हैव देयर सेंटर इन द सेरिबेलम। तो इसमें जो सेंटर है, यानी इफरेंट और अफरेंट कहाँ जाके दोनों आपस में जुड़ेंगे, इफरेंट और अफरेंट सेरिबेलम में जाके। एक होता है कॉर्टिकल रिफ्लेक्स। कॉर्टिकल रिफ्लेक्स में क्या है, कॉर्टिकल रिफ्लेक्सेस आर रिफ्लेक्सेस दैट हैव बीन सेंटर इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इनके सेंटर होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि किसी भी रिफ्लेक्स आर्क में 5 कंपोनेंट होते हैं, तो जो थर्ड नंबर का कंपोनेंट था क्या था, सेंटर ही तो था, जहाँ इंफॉर्मेशन जा रही थी और जहाँ से डिसीजन आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा कौन से होते हैं, मिड ब्रेन रिफ्लेक्स होते हैं। इसमें क्या होगा, मिड ब्रेन में होगा सेंटर। बल्बर या मेडुलरी रिफ्लेक्सेस, इसमें बल्बर या मेडुलरी रिफ्लेक्स में कौन होगा सेंटर, मेडुला ओब्लोंगेटा, याद रखना, ठीक है। एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, फिफ्थ टाइप होगा, इसमें क्या होगा, हैविंग देयर सेंटर इन द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। डिपेंडिंग अपॉन द सेगमेंट इन्वॉल्व, स्पाइनल रिफ्लेक्स आर 3 ग्रुप, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। अब स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी स्पाइनल कॉर्ड के कई सेगमेंट होते हैं, है ना। स्पाइनल कॉर्ड में भी कई सेगमेंट है, जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन से सेगमेंटल है। तो एक होता है सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स, एक होता है इंट्रा सेगमेंटल, यानी 2 सेगमेंटों के बीच में, एक होता है सुप्रा सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स, यानी एक सेगमेंट से ऊपर वाले सेगमेंट में उसके सेंटर अगर लोकेटेड होगा तो, है ना। तो इस बेसिस पर स्पाइनल रिफ्लेक्स भी फर्दर 3 टाइप में बांटे गए हैं। अभी डिटेल सबकी एक एक बार बाद में पढ़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन पर्पस और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन दिस मेथड रिफ्लेक्सेस आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, है ना। यह रिफ्लेक्स का पर्पस क्या है, किस वजह से रिफ्लेक्स हुआ, तो उसको फंक्शनल सिग्निफिकेंस या फिजियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन सा टाइप आएगा। एक आप आएगा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स और फ्लेक्सर रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी बॉडी सिकुड़ जाती है, मतलब
जॉइंट जो है अंदर की तरफ मूव करते हैं, उसको बोलेंगे फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस। और एक होता है एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स, जिसको एक्सटेंसर रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं। अब जरा समझते हैं दोनों का मतलब क्या है। द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस आर द रिफ्लेक्सेस विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर किसके लिए था? पेन के लिए था ना, नोसिसेप्टर्स है ना, हार्मफुल स्टिमुलाई। दीज रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड विड्रॉल रिफ्लेक्स और फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स इन्वॉल्व फ्लेक्शन एट डिफरेंट जॉइंट, हेंस द नेम इज फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस। तो जब भी हमारी बॉडी किसी चीज से दूर हटेगी तो हमारे जो एंगल हैं बोन्स के जॉइंट्स में, जो एंगल है वो कम होंगे, ठीक है, इंक्रीज तो नहीं होंगे, डिक्रीज होंगे। जिसकी वजह से कौन सा मूवमेंट होता है? जब दो बोन्स के बीच का एंगल कम होता है तो फ्लेक्शन हो रहा होता है ना उसमें, तो इसीलिए फ्लेक्सर भी बोलते हैं। एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्सेस द रिफ्लेक्सेस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हम खड़े होते हैं अपने पैरों पे, तो उसमें हमारे जो एक्सटेंसर मसल है पैरों की वो ज्यादा काम आती है, बैक की एक्सटेंसर मसल काम आती है बैक की। तो ये दोनों दोनों एक्सटेंशन हो रहा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। दीज रिफ्लेक्सेस आर कॉल्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्सेस बिकॉज द एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दिस रिफ्लेक्सेस रिजल्टिंग इन एक्सटेंशन एट द जॉइंट। और जब हम अपनी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट लेते हैं किसी जॉइंट पर, यानी उसमें रेंज ऑफ मोशन जब बढ़ेगी तो यानी उनके एंगल, उनके बीच का एंगल भी बढ़ेगा। तो ऐसा कहाँ होता है? ज्यादातर हिप जॉइंट पर हमें देखने को मिलेगा, नी जॉइंट सबके सब प्रॉपर खुल जाते हैं, तो उसको एक्सटेंसर या एंटीग्रेटिव रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ साइनेप्स, यानी एक पूरे रिफ्लेक्स आर्म में कितने साइनेप्स हो उस बेसिस पर भी ये दो टाइप का हो सकता है। कैसे दो टाइप का हो सकता है जरा देखते हैं। एक हो सकता है आपका मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस हैविंग ओनली वन साइनेप्स इन द रिफ्लेक्स आर्म दैट आर कॉल्ड मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। इट इज एलिसिटेड ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ मसल स्पिंडल। ये किस वजह से शुरू होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स हमारा? जब हम मसल स्पिंडल को स्टिमुलेट करते हैं तब। नेक्स्ट इज पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में क्या होगा? द रिफ्लेक्सेस हैविंग मोर देन वन साइनेप्स इन द रिफ्लेक्स आर्क इज कॉल्ड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस और विड्रॉल रिफ्लेक्सेस आर पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। अभी जो हमने देखा था ना फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस प्रोटेक्टिव फंक्शन के बेसिस पर, वो कैसे होते हैं? पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन वेदर सोमेटिक और विसरल रिफ्लेक्सेस, है ना, तो सोमेटिक रिफ्लेक्सेस को बोलेंगे बेटा, सोमेटिक रिफ्लेक्सेस आर द रिफ्लेक्सेस फॉर विच द रिफ्लेक्सेस आर इज फॉर्म्ड बाय द सोमेटिक नर्व फाइबर्स। तो जो सोमेटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू बनेगा उसको सोमेटिक रिफ्लेक्स बोलेंगे। दीज रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड देयर मे बी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एट द डिफरेंट जॉइंट्स ड्यूरिंग दीज रिफ्लेक्सेस। हर एक जॉइंट पर अलग अलग तरीके का रिफ्लेक्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा, कहीं पर फ्लेक्शन होगा तो कहीं पर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कौन से नर्व फाइबर इन्वॉल्व रहेंगे? सोमेटिक नर्व फाइबर्स। विसरल और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस, तो विसरल और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस आर द रिफ्लेक्सेस फॉर विच एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। इसमें आपके ऑटोनोमिक नर्व फाइबर काम आएंगे, यानी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वाले। दीज रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। इसमें मसल कौन सी, यानी इसमें आपकी स्केलेटल मसल इन्वॉल्व नहीं रहेंगी। कौन सी मसल इन्वॉल्व रहेंगी? या तो स्मूथ मसल या कार्डियक मसल। विसरल रिफ्लेक्सेस इंक्लूड प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, जीआईटी रिफ्लेक्सेस, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, सम रिफ्लेक्सेस लाइक स्वेलोइंग, कफिंग, वॉमिटिंग। अब इसमें हमारा कंट्रोल तो होता नहीं है कुछ, ये अपने आप बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं, तो विसरल ऑर्गन के, इसलिए इन्हें विसरल रिफ्लेक्स बोलते हैं। हाउएवर दीज रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व सम पार्टिसिपेशन ऑफ स्केलेटल मसल ऑल्सो। इसमें थोड़ा बहुत स्केलेटल मसल का पार्टिसिपेशन हो सकता है किसी ना किसी स्टेप पर। जैसे वॉमिटिंग करने के लिए हमारे जो पेट की मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, थोड़ा सा फेरिंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होना ज़रूरी है, तो इन सब जगहों पर हमारा थोड़ा सा विसरल के लिए स्केलेटल मसल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन क्या था? डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस में क्या हो सकता था? डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस रिफ्लेक्सेस आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। या तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स होगा, या डीप रिफ्लेक्स होगा, या फिर सुपरफिशियल होगा, या डीप होगा, या फिर विसरल रिफ्लेक्स होगा, या पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स। 4 टाइप के रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें पहले समझते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्स क्या है। तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर द रिफ्लेक्सेस व्हिच आर एलिसिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर ऑफ 2 टाइप, म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर स्किन रिफ्लेक्सेस। जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में 2 ही कवरिंग है प्रोटेक्टिव में, एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ वगैरह में और जितनी भी ओपनिंग है बॉडी की वहां पर, या फिर आपकी स्किन है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्सेस अराइज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन।
डिटेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्सेस आर लिस्टेड इन द टेबल 142.1 में टेबल में दिया रखा है। क्यूटेनियस रिफ्लेक्सेस और स्किन रिफ्लेक्सेस आर एलिसिटेड फ्रॉम स्किन बाय स्टिमुलेशन ऑफ क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। डिटेल ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस आर गिवन इन द टेबल 142.2 में दे रखे, ठीक है। तो ये म्यूकस और क्यूटेनियस दो तरीके के रिफ्लेक्स हो गए, इनको देख लेते जरा कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड टाइप में, वो सेकंड टाइप में आपका डीप रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। तो पहले हम सुपरफिशियल की टेबल्स को देख लेते हैं, फिर बाद में डीप देखेंगे। जैसे देखिए, इसको समझते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। तो सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में कौन कौन से रिफ्लेक्स होते हैं सुपरफिशियल, जरा समझिए एक एक करके। पूरी रिफ्लेक्स आर्क को हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देखिए, जैसे कॉर्निया में होता है, कंजक्टाइवा में होता है, नेजल रिफ्लेक्स हो सकता है हमारे नेजल म्यूकोसा में, फेरेंजियल रिफ्लेक्स फेरिंग्स में हो सकता है, ओव्यूलर रिफ्लेक्सेस हो सकता है ना। ओव्यूला का होता है जो माउथ कैविटी में, बकल कैविटी है, बकल कैविटी में हार्ड प्लेट होती है, हार्ड प्लेट के पीछे सॉफ्ट प्लेट होती है, सॉफ्ट प्लेट का जो एक्सटेंशन होता है टूवर्ड्स द नेसोफेरिंग्स, उसी को हम ओव्यूला बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्नियल में स्टिमुलस कहाँ से मिलेगा, इरिटेशन हो जाए कॉर्निया का, ठीक है। रेस्पॉन्स क्या आएगा, ब्लिंकिंग ऑफ आई और क्लोजर ऑफ आई लिड। इसमें अफरेंट नर्व कौन सी है, इसमें अफरेंट नर्व कौन सी है, क्रेनियल नर्व नंबर 5, ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 5। तो क्रेनियल नर्व 5 कौन सी होती है, ये आपको याद होना चाहिए। कौन सी होती है, ये आपको याद होना चाहिए, पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए 12 क्रेनियल नर्व्स की, ठीक है। इसके बाद सेंटर कहाँ होगा इसका, पॉन्स में, और वहां से फिर इफरेंट नर्व आएगी, ठीक है। यानी सेंसरी कैसे जाएगी, अफरेंट, है ना। सेंसरी किससे जाएगी इंफॉर्मेशन, इससे, और मोटर किससे आएगा इंफॉर्मेशन, इससे, इफरेंट नर्व से, ठीक है। तो आने वाली इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, 7th क्रेनियल नर्व से, ये याद रहेगा। ऐसे ही कंजक्टाइवा में इरिटेशन ऑफ कंजक्टाइवा होगा, नेसल रिफ्लेक्स में इरिटेशन नेसल म्यूकोसा होगा, ठीक है। फेरिंजियल में फेरिंजियल म्यूकोसा होगा, इरिटेशन ऑफ ओव्यूला होगा। रिस्पॉन्स क्या आएंगे, कंजक्टाइवा में भी ब्लिंकिंग ऑफ आई होगी, नेसल रिफ्लेक्स में क्या आती है, हमें छींक आ जाती है ना, स्नीजिंग होती है, और फेरिंजियल में क्या होता है, रिट्रैचिंग और गैगिंग, ओपनिंग ऑफ माउथ ऐसे करके जो हम करते हैं ना, कुछ बाहर कफ वगैरह फेंकने के लिए, जब कुछ इरिटेशन होता है फेरिंग्स में, ठीक है। ओव्यूलर में रेजिंग ऑफ ओव्यूलर, और अफरेंट नर्व इसमें सब किसकी है, देखिए कंजक्टाइवल और नेजल दोनों में 5th है, यानी कॉर्निया कंजक्टाइवा हो, कॉर्निया हो या नेजल हो, तीनों में 5th है। फेरेंजियल और ओव्यूलर में आपकी 9th है, 9th क्रेनियल नर्व, ठीक है, ये याद रखना। और इसका सेंटर कहाँ पर है, कंजक्टाइवा का आई का भी सेंटर पॉन्स में ही है, और नेसल रिफ्लेक्स है मोटर न्यूक्लियस ऑफ 5th क्रेनियल नर्व, ठीक है। मोटर न्यूक्लियस 5th क्रेनियल नर्व का जो मोटर न्यूक्लियस है वहां पर इसका सेंटर होता है। इसका होता है न्यूक्लियाई ऑफ 10th क्रेनियल नर्व, न्यूक्लियाई ऑफ 10th क्रेनियल नर्व, दोनों का सेंटर है 10th क्रेनियल नर्व पे। ये इन्फॉर्मेशन को ले जाएंगे 9th क्रेनियल नर्व की हेल्प से, ठीक है। और इफरेंट नर्व फाइबर कहाँ से आएंगे इसके, क्रेनियल नर्व 10 से, क्रेनियल नर्व 10 से, और फिफ्थ वाले का 7th के थ्रू आएगा, और नेसल रिफ्लेक्स का 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू आएगा, अपर सर्वाइकल नर्व से, 10th एंड अपर सर्वाइकल नर्व। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये बहुत मतलब अगर आपको याद हो जाती है तो ये समझ लो आपकी आधी एनाटॉमी भी तैयार हो जाएगी साथ में, फिजियोलॉजी के साथ साथ, ये आपको याद होने चाहिए। बाकी तो डिटेल में हम पढ़ेंगे जब एनाटॉमी के लेक्चर में पढ़ेंगे कि 5th क्रेनियल नर्व क्या करती है, 6 क्या करती है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से रिफ्लेक्स में ये काम आ रहे हैं। तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स समझ में आ गया आपको, सुपरफिशियल म्यूकोसा है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी की ओपनिंग्स पर होते हैं, कॉर्निया, कंजक्टिवा, नेजल रिफ्लेक्स, फेरिंजियल एंड ओव्यूलर रिफ्लेक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कोई इसमें और बचा है या नहीं। सुपरफिशियल क्यूटेनियस रिफ्लेक्स की, है ना, म्यूकोसा तो हमने डिस्कस कर लिया, क्यूटेनियस मतलब हमारे स्किन पर कौन कौन से रिफ्लेक्स हैं इनको आप पढ़ लेंगे। स्कैपुलर रिफ्लेक्स होता है, अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स होता है, लोअर एब्डोमेन पे स्किन पर अलग से रिफ्लेक्स निकलता है, क्रीमेस्टर पर अलग से रिफ्लेक्स है, ग्लूटियल रीजन पर अलग रिफ्लेक्स है, प्लांटर रिफ्लेक्स अलग होता है, बल्बो कैवर्नस अलग रिफ्लेक्स है, और एनल रिफ्लेक्स अलग से है। तो सुपरफिशियल में टोटल कितने रिफ्लेक्स है क्यूटेनियस में, 8, ठीक है, और म्यूकोसा में कितने हैं, 7, ठीक है। और यहाँ पर सेंटर कौन सा इन्वॉल्व होगा, जाहिर सी बात है
क्यूटेनियस की बात कर रहे हैं हम, सोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो सेंटर कहाँ होगा, स्पाइनल सेगमेंट में होगा, कंसर्न स्पाइनल सेगमेंट में। तो ये आपको पता होगा, जहाँ जहाँ जो जो लोकेशन है वो उसकी नर्व सप्लाई जिस जिससे होती है वो आपको याद होना चाहिए। तो बस इनके नाम याद कर लीजिए, इनके इतना सब कुछ डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको पढ़ लीजिए। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि स्टिमुलस किसका होगा और रिस्पॉन्स में बॉडी क्या दिखाएगी, इसका हमें याद करने की जरूरत नहीं। फिजियोलॉजी में बस रिफ्लेक्सेस के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो सुपरफिशियल दो टाइप के अपने हो गए। अब बात आती है सुपरफिशियल में, म्यूकस मेम्ब्रेन वाला हो गया और स्किन वाला हो गया। अब डीप रिफ्लेक्सेस में कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। डीप रिफ्लेक्सेस में आपका जॉ जर्क है ना, जॉ में जो जर्क आता है वो बाइसेप्स जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, ठीक है, सुपिनेटर जर्क और रेडियल पेरियोस्टियल रिफ्लेक्स, रिस्ट टेंडन और फिंगर फ्लेक्शन रिफ्लेक्स, नी जर्क या पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स, या एंकल जर्क और एकाइलिस टेंडन रिफ्लेक्स। इसमें हम क्या करते हैं, डीप रिफ्लेक्स के लिए हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टैप करना होता है या परकशन करना होता है, उस जगह पर चोट मारनी होती है बाहर से। तो जब हम उस पर चोट मारेंगे तब वो स्टिमुलस हमारे सेंटर पे पहुंचेगा और सेंटर से फिर उसके लिए रिस्पॉन्स निकलेगा। तो ये डीप रिफ्लेक्सेस क्या है, बेसिकली डीप रिफ्लेक्सेस के 7 टाइप्स है, ठीक है। जरा देख लेते हैं डीप रिफ्लेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसको देख लेते हैं पहले। देखिए, तो डीप रिफ्लेक्सेस आर एलिसिटेड फ्रॉम डीपर स्ट्रक्चर बीनीथ द स्किन लाइक टेंडन। समझ में आ गई। तो सुपरफिशियल में स्किन आ गई, सुपर और उसके नीचे क्या है आपका, जॉइंट कैप्सूल है, टेंडन है, लिगामेंट है। तो उनमें जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो उन रिफ्लेक्सेस के थ्रू आएगी। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हें टैप करना पड़ेगा, परकशन करना पड़ेगा, है ना। तो डीपर स्ट्रक्चर से जो रिफ्लेक्स निकलते हैं उनको हम डीप रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। दे आर अदरवाइज ऑल्सो नोन एज टेंडन रिफ्लेक्सेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, मसल के टेंडन्स होते हैं एक से दूसरे जॉइंट पर। आप जनरली टैप जो करते हो वो टेंडन के ऊपर करते हो। डिटेल्स ऑफ दीज आर गिवन इन द 142.3, है ना। ये इसमें देख लिया हमने कि उसके डीप रिफ्लेक्सेस कौन कौन से थे, है ना। एंकल जॉइंट पे होगा, नी जॉइंट पर होगा, ग्लूटियल रीजन में होगा, ठीक है, स्कैपुलर रीजन में होगा, स्कैपुलर में नहीं, स्कैपुलर तो सुपरफिशियल है, जॉ में होगा, ठीक है। ये हमने देख लिए 7 के 7, बस इनके नाम सुपरफिशियल नाम याद कर लीजिए इनके। जॉ में होगा, बाइसेप्स में, बाइसेप्स मसल में होगा, ट्राइसेप्स मसल में होगा, हैंड में, फिर सुपिनेटर में होगा, फिर रिस्ट के टेंडन्स में होगा, फ्लेक्सर वाले में, फिर नी जॉइंट पर होगा और एंकल पे होगा। यानी मेजर जॉइंट जो है हमारे एक्सट्रीमिटीज के अपेंडिकुलर स्केलेटल के, उनमें ज्यादातर देखने को मिलेगा विद जॉ जर्क। जॉ आ जाएगा आपका किसमें, एक्सियल वाले में। इस तरीके से आप इसको अलग से चार्ट में बना सकते हैं। लास्ट है यहाँ पर विसरल रिफ्लेक्स, ठीक है। 4 टाइप थे, सुपरफिशियल था, डीप था, विसरल रिफ्लेक्स था। विसरल रिफ्लेक्स देखते हैं, फिर 4th टाइप देखेंगे। तो विसरल रिफ्लेक्सेस आर द रिफ्लेक्सेस अराइजिंग फ्रॉम द प्यूपिल एंड विसरल ऑर्गन्स। अदर डिटेल्स ऑफ विसरल रिफ्लेक्सेस आर ऑलरेडी गिवन अबव, ठीक है। विसरल रिफ्लेक्सेस की बाकी डिटेल पहले ही दी जा चुकी है। कौन कौन सी दी गई थी विसरल रिफ्लेक्सेस में, दी गई यहाँ पर, इसमें विसरल या ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस में दी गई थी ना। देखो, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, जीआईटी रिफ्लेक्सेस, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, विसरल रिफ्लेक्सेस में आते हैं सारे के सारे। स्वेलोइंग, कफिंग, वॉमिटिंग, ये सारे के सारे उसमें आते हैं। स्नीजिंग नहीं आता है, स्नीजिंग सुपरफिशियल म्यूकोसा में आता है, याद रखना। ये कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, स्नीजिंग को विसरल में याद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विसरल रिफ्लेक्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फॉलोइंग आर द विसरल रिफ्लेक्सेस। एक तो हो गया प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, एक हो गया ओक्यूलो कार्डियक रिफ्लेक्स, और तीसरा हो गया कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। पहले देखते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या है। तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस आर द रिफ्लेक्सेस इन विच द साइज ऑफ प्यूपिल इज अल्टर्ड। प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस आर लाइट रिफ्लेक्स, आंखों पर लाइट पड़े, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, या सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स। 3 तरीके के प्यूपिलरी रिफ्लेक्स हो सकते हैं जिनसे साइज ऑफ प्यूपिल घटता बढ़ता है ना, ऑल्टरेशन होता है उसके अंदर, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्स, when retina of eye is stimulated by sudden flash of light, constriction of pupil occur, it is called light reflex. Light reflex is of 2 type: direct light reflex, in which the stimulation of retina in one eye by flash of light cause constriction of pupil in the same eye. यानी एक आंख पर आप लाइट मारोगे टॉर्च से तो वहां पर वो प्यूपिल जो है क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है,
दूसरा आपका हो सकता है इनडायरेक्ट या कॉन्सेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स, इन विच द स्टिमुलेशन ऑफ रेटिना इन वन आई बाई फ्लैश ऑफ लाइट कॉज साइमल्टेनियस कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स इन द अदर आई ऑल्सो। तो ये एक सेम आई में भी हो सकता है या कॉन्सेंसुअल टाइप का भी लाइट रिफ्लेक्स हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें एकोमोडेशन रिफ्लेक्स की, ये क्या है? वाइल आईज आर फिक्स्ड ऑन अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, इफ अनदर ऑब्जेक्ट इज बॉट इन फ्रंट ऑफ द आई नियर द आई, द विजन शिफ्ट फ्रॉम फार ऑब्जेक्ट टू द नियर ऑब्जेक्ट during the time some changes occurs in the eye. The changes during accommodation reflexes are constriction of pupil, convergence of eyeball and increase in the anterior curvature of the lens. आप बहुत दूर देख रहे हो और एकदम से आपकी आंखों के सामने कोई चीज एकदम से आके निकले, तो एकदम से दूर देखते हुए से आंखों को एकोमोडेट करना पड़ेगा पास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते में आप 1 किलो आधा किलोमीटर दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और एकदम से कोई झाड़ी में से कोई कुत्ता एकदम से निकल के आ गया आपकी गाड़ी के सामने। ठीक है, बिल्कुल आपकी गाड़ी के जस्ट पास, तो वहां से एकदम से ध्यान यहाँ पास वाले कुत्ते पर आने तक में जो होता है आंखों में चेंजेस, उसको एकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोल देंगे, मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स क्या है? द सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स इज द डायलेशन ऑफ प्यूपिल। अभी तक कंस्ट्रिक्शन हो रहा था एकोमोडेशन में और लाइट में, या सीलियोस्पाइनल में क्या हुआ? डायलेशन ऑफ प्यूपिल ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ स्किन ओवर द नेक। ठीक है, नेक की स्किन को स्टिमुलेट करने पर, है ना, आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। द मोर डिटेल ऑफ पिपुलरी रिफ्लेक्स आर गिवन इन द चैप्टर 169। आई वाले टॉपिक में हम रिफ्लेक्सेस को और डिटेल में देखेंगे 169 वाले चैप्टर में। ठीक है, वहां पर इसको डिटेल में देखेंगे जब हम स्पेशल सेंस ऑर्गन्स में आईज के रिफ्लेक्स पढ़ेंगे, आई के बारे में, तब देखेंगे। नेक्स्ट इज oculocardiac reflex. Oculocardiac reflex क्या है? The oculocardiac reflex is the reflex in which heart rate decrease due to pressure applied over the eyeball. ठीक है, अगर आंखों की आईबॉल पर प्रेशर दिया जाए, आंखों के आईबॉल पर, तो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसको ओक्यूलोकार्डियक, ओक्यूलो माने आई और कार्डियक माने हार्ट, इन दोनों का रिफ्लेक्स का रिलेशन है ये। तो ये हमें रिफ्लेक्स कब देखने को मिलता है? जब हम आईबॉल को प्रेस करें तो। ठीक है, नेक्स्ट कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स क्या है? द कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स इज द डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय प्रेशर ओवर कैरोटिड साइनस इन नेक ड्यू टू टाइट कॉलर। ठीक है, इसकी वजह से भी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी अगर हम कैरोटिड साइनस को, कई बार हम लगाते हैं ना, टाई लगाते हैं शर्ट के साथ, तो हमें काफ़ी घुटन सी महसूस होने लगती है, और वो क्यों होती है? क्योंकि डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर हो जाता है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रिफ्लेक्स। तो टाई हम ज़्यादा टाइट लगा लें या ऊपर कॉलर बटन बहुत टाइट लगा लें, तभी हमें रिफ्लेक्स देखने को महसूस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। फोर्थ कैटेगरी थी, देखो, सुपरफिशियल हो गया, डीप हो गया, विसरल हो गया। अब चौथी कैटेगरी थी हमारी पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस आर द रिफ्लेक्सेस दैट आर एलिसिटेड ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये रिफ्लेक्स निकलेंगे, अदरवाइज ये नहीं होते बॉडी में। वेल नोन पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स आर बेबिंस्की साइन, क्लोनस एंड पेंडुलर मूवमेंट। तो ये 3 तरीके के रिफ्लेक्स आपके कब होंगे? जब बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे, है ना, कोई डिसीज हो जाएगा, उस केस में ये डेवलप होंगे, यानी एबनॉर्मेलिटी में डेवलप होंगे, नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बेबिंस्की साइन क्या है। ठीक है, तो एबनॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स, प्लांटर यानी पैर का जो तलवा होता है उसमें होता है ये रिफ्लेक्स, है ना, प्लांटर सरफेस पर। ठीक है, डोर्सल नहीं, प्लांटर सरफेस पर। इज कॉल्ड बेबिंस्की साइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेबिंस्की रिफ्लेक्स और फिनोमिना। इट इज नेम्ड आफ्टर द डिस्कवर जोसेफ बेबिंस्की के नाम पर इसका नाम ये पड़ा। देखिए, इन नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स अ जेंटल स्क्रैच ओवर द आउटर एज ऑफ सोल ऑफ फुट कॉज प्लांटर फ्लेक्शन एंड एडक्शन ऑफ टोज, बट बेबिंस्की साइन देयर इज डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो एंड फैनिंग ऑफ अदर टोज। ठीक है, जनरली जब आप किसी के पैर पर, मान लीजिए ये किसी का थंब है और ये फिंगर्स हैं और ये पैर है, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर स्क्रैच करोगे किसी नॉर्मल पे, जिसके अंदर कोई पैथोलॉजी कंडीशन नहीं है, यहाँ स्क्रैच करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर स्क्रैच करने पर जो प्लांट है, जो प्लांटर फ्लेक्शन होगा, यानी ये सब क्या कहते हैं, क्या होगा? ये सारी उंगलियां जो है सिकुड़ जाएंगी अंदर की तरफ, सेंट्रल, और ये क्या होगा? पैर है ना, इस तरीके, मतलब लेटरल व्यू में इस तरीके से हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये फिंगर्स हो गई, ये मुड़ जाएगा, इसके बीच का एंगल कम हो जाएगा यहाँ पर स्क्रैच करने पर,
है ना, फ्लेक्शन हो जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन, और ये उंगलियां सारी आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर बेमिस्की साइन होगा तो ये सारी उंगलियां दूर दूर हो जाएंगी, पैरों की उंगलियां ऐसे 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 फैल जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा, डॉर्सी फ्लेक्शन होगा, यानी पैर ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी नॉर्मल केस में तो ऐसे जा रहा है, रुको मैं इधर बताता हूँ। देखो नॉर्मल केस में कहाँ जा रहा है, नॉर्मल केस में आप स्क्रैच कर रहे हो तो ये पैर इधर तरफ जा रहा है, ठीक है, और सीधा हो रहा है और उंगलियां पास जा रही हैं। लेकिन बेबीज की साइन में क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा पैर और उंगलियां ऐसे 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 फैल जाएंगी। डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। यूट्यूब पर डाल के देखना इसकी वीडियो दे बेबीज की साइन की, तो उसका आपको मिल जाएगा। When Babinski's reflex is present, the condition is commonly called Babinski a positive sign, and when it is negative, the condition is called Babinski negative sign. द बेबिंस्की साइन इज प्रेजेंट इन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, है ना, अपर मोटर न्यूरॉन का कोई डिसीज होगा तब ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा। ये जो साइन हम चेक करेंगे। फिजियोलॉजिकल कंडीशन व्हेन बेबिंस्की साइन इज प्रेजेंट आर इन्फेंसी एंड डीप स्लीप, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी के टाइम पे ये कब हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, एक तो बच्चों के अंदर जब तक कि अपर मोटर न्यूरॉन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता, या कोई इंसान डीप स्लीप में हो, उस टाइम पर ये साइन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन इन्फेंट बिकॉज ऑफ नॉन माइलिनेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट, क्योंकि बच्चों के अंदर नॉन माइलिनेटेड पिरामिडल ट्रैक्ट मिलते हैं जब तक उनका माइलिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ होता, है ना, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होते, इसलिए देखने को मिलता है। या नॉर्मल, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बेबिंस्की साइन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पैथोलॉजिकल कंडीशन में होगा जब अपर मोटर का न्यूरॉन का कोई डिसीज आपको होगा उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोनस। क्लोनस का केस क्या है, क्लोनस इज अ सीरीज ऑफ रैपिड रिपीटेड इनवॉलेंटरी जर्की मूवमेंट विच अकर्स व्हाइल एलिसिटिंग अ डीप रिफ्लेक्स। When a deep reflex is elicited in normal person, the contraction of muscle or group of muscle are smooth and continuous. But clonus occurs when the deep reflex are exaggerated due to hypertonicity of muscle in pyramidal tract region. Clonus is well seen in calf muscle producing ankle clonus and quadriceps producing पटेला क्लोनस। तो ये दोनों चीज़ों का आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको विकीपीडिया पे इनके फोटो देखने पड़ेंगे। इसमें एकदम कपकपाहट हो जाती है उस जॉइंट पर पर्टिकुलर, जैसे आप करोगे काफ मसल में, ठीक है, तो काफ मसल का अगर क्लोनस होगा तो उसमें क्या होगा, एंकल कपकपाने लगेगा, एंकल जॉइंट। और अगर क्वाड्रिसेप्स का होगा तो आपके नी जॉइंट कपकपाने लगेगा। तो कपकपाने वाले को हिंदी में कपकपाना बोल रहा हूँ, लेकिन वो क्लोनस कैसा होता है, एक जर्की सा मूवमेंट होता है, बड़ी थोड़ी देर तक होता है वो, है ना। उसको आपको उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसको डाल के देखिए तो आपको अंदाजा लग जाए कैसे होता है। एंकल क्लोनस इज अ रिपीटेड रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, ऐसे 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 पैर चलता रहेगा, ऑफ काफ मसल कॉज्ड बाय सडन डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट। अगर आप किसी के फुट का सडन डॉर्सी फ्लेक्शन करा दोगे तो तुरंत ये वाला रिफ्लेक्स एलिसिट हो जाएगा या शुरुआत हो जाएगी इसकी। रिपीटेड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ calf muscle leading to series of rhythmic plantar flexion at ankle joint. Sudden dorsiflexion of foot is done by supporting patient's knee in a slightly flexed position. ये जरूर आपको याद रखनी है लाइन, जब आप वीडियो भी देखोगे इसकी अभी किसी यूट्यूब पर कि क्लोनस कैसे, एंकल क्लोनस कैसे होता है, तो आप देखना उसका जो दूसरा हाथ होगा डॉक्टर का, वो उसके नी के अंडर में होगा और उसने नी को थोड़ा सा जो है नी जॉइंट को ऐसे थोड़ा सा फ्लेक्स कर रखा होगा, यहाँ पर हाथ लगा रखा होगा और यहाँ पर डॉर्सी फ्लेक्शन करा देगा, इसको एंकल जॉइंट को एकदम से झटके से यहाँ पर लेकर आएगा, फिर छोड़ देगा, तो फिर ये ऐसे 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 मूवमेंट करता रहेगा पैर, वो है एंकल क्लोनस, ठीक है। नेक्स्ट पटेलर क्लोनस। पटेलर क्लोनस क्या है, पटेलर क्लोनस इज अ रिदमिक जर्की मूवमेंट ऑफ पटेला प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेस्पिंग इट बिटवीन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर of the examiner. By pushing it down forcibly towards the foot, it is caused by clonic contraction of quadriceps muscle. और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपके थाई मसल्स में देखने को मिलेगा बेसिकली। थर्ड है पेंडुलर मूवमेंट। थर्ड पैथोलॉजिकल कंडीशन है पेंडुलर मूवमेंट। तो पेंडुलर मूवमेंट्स आर स्लो ऑसिलेटरी मूवमेंट इंस्टेड ऑफ ब्रिस्क मूवमेंट that are developed while eliciting a tendon jerk. Unlike clonus, pendular movements occur because of hypotonicity of muscle. वो हाइपरटोनिसिटी की वजह से था, क्लोनस किस वजह से था, हाइपर की वजह से, है ना, याद रखना,
हाइपरटोनिसिटी की वजह से, और ये किसकी वजह से, हाइपोटोनिसिटी टोनिसिटी की वजह से, ठीक है। द पेंडुलर मूवमेंट्स आर वेरी कॉमन व्हाइल एलिसिटिंग द नी जर्क। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ ना एग्जेजरेटेड ड्यू टू हाइपरटोनिसिटी ऑफ मसल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो क्लोनस किस वजह से होगा बेटा, क्लोनस होगा हाइपरटोनिसिटी की वजह से, हाइपरटोनिसिटी की वजह से। और पेंडुलर मूवमेंट किसकी वजह से होगा, वो हाइपोटोनिसिटी की वजह से होगा। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। द पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स इज द पेशेंट अफेक्टेड बाई सेरिबेलर लीजन। पेंडुलर मूवमेंट या नीजर कहाँ देखने को मिलता है, जिनमें कोई सेरिबेलम में कोई दिक्कत हो। अ टैप ऑन द पटेलर टेंडन व्हाइल लेग इज हैंगिंग फ्रीली कॉज अ ब्रिस्क एक्सटेंशन ऑफ द लेग caused by the contraction of quadriceps muscle, that is knee jerk. In normal condition, after the extension, the leg returns back to resting position immediately. In cerebellar lesion, the leg swings forward and backward several times before coming to rest. Such movements are similar to movement of clock pendulum, hence the name is called pendular movement. ठीक है, इसमें एक टेबल के किनारे पर आप पेशेंट को ऐसे उसके पैर को लटका के बिठा दोगे, ठीक है, और यहाँ पर आप पटेलर टेंडन पे टैप करोगे। इस पर टैप करने पर ये पहले ऐसे हाइपरफ्लेक्स में जाएगा, फिर डॉर्सीफ्लेक्शन में, लेकिन ये एक दो बार में ऐसा होता रहेगा पैथोलॉजिकल कंडीशन में। नॉर्मली क्या होगा, एक बार जाएगा और फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन इसमें पेंडुलर मूवमेंट में ये पेंडुलर मूवमेंट होता रहेगा। क्यों होगा, ड्यू टू हाइपोटोनिसिटी ऑफ द मसल्स, ठीक है। चलिए देन प्रॉपर्टीज ऑफ, लास्ट टॉपिक अपना प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्स। क्या प्रॉपर्टीज हैं, वन वे कंडक्शन, दैट इज बेल-मेजेंडी लॉ, है ना। हमेशा रिफ्लेक्स कहाँ जाएगा, सेंसरी से मोटर की तरफ जाएगा, थ्रू सेंटर से होता हुआ, उल्टा नहीं होगा कि मोटर से सेंसरी की तरफ जाए। ड्यूरिंग एनी रिफ्लेक्स एक्टिविटी impulses are transmitted in one direction through the reflex arc as per Bell-Megendi law. The impulse passes from receptor to the center and then center to the effector organ. ठीक है। दूसरा है रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम is the time interval between the application of stimulus and onset of reflex. It depends upon the length of afferent and efferent nerve fiber, velocity of impulse through these fibers, and central delay. The central delay is the delay at the synapse. It is also called synaptic डिले। तो रिएक्शन टाइम भी हम देख चुके हैं, नर्व फाइबर की प्रॉपर्टीज में देखा था हमने, और वन वे कंडक्शन भी देख लिया। समेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। समेशन में क्या है, समेशन रिफ्लेक्स एक्शन में दो टाइप का हो सकता है, स्पेटियल हो सकता है और टेम्पोरल हो सकता है ना, वो भी हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में, ठीक है। ये देखिए स्पेटियल है ना, स्पेशल नहीं बोलेंगे इसको, स्पेटियल बोलेंगे, है ना। When two afferent nerve fibers supplying a muscles are stimulated separately with subliminal stimuli, there is no response. But the muscle contraction when both the nerve fibers stimulated together with same strength of stimulus is called spatial summation. ठीक है। जबकि temporal summation क्या है, when one nerve fiber stimulated repeatedly with the subliminal stimuli, these stimuli are summed up to give the response of the muscle. It is called temporal summation. Thus both spatial summation and temporal summation play an important role in the facilitation and responses during reflex activity. तो spatial में क्या होगा, दो afferent fiber एक मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का जो रेस्पॉन्स जनरेट कराने की पावर है वो तभी डिपेंड करेगी जब दोनों ही स्टिमुलस एक सही लेवल तक स्टिमुलेट कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन सेम स्ट्रेंथ का अगर दोनों के थ्रू आप दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जो रिस्पॉन्स है वो डबल आ जाएगा, तो भी रिस्पॉन्स वो मसल में उतना ही आएगा जो दोनों का सम होगा। और टेम्पोरल में क्या रहेगा, टेम्पोरल में एक ही नर्व फाइबर से धीरे 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 स्टिमुलेशन जाते रहेंगे और वो सारे एक साथ सम अप होके उसको आपको एक मूवमेंट शो कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, एक रिफ्लेक्स का रिजल्ट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या है, ऑक्लूजन इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग अ मसल which is innervated by two motor nerves. These nerves can be called A and B. When both A and B are stimulated simultaneously, the tension developed by the muscle is less than the sum of tension developed when each nerve is stimulated separately. For example, if nerve A is stimulated alone, the arbitrary unit of tension developed is 9. If nerve B is stimulated, the unit is 9. So the sum of tension developed when nerve A and B are separately stimulated is 9 plus 9 18 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर
जब सेपरेटली करेंगे स्टिमुलेट तब भी 18 आएगा और इंडिविजुअल करेंगे तो 99 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन, इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़िए, व्हेन बोथ द नर्व ए एंड बी आर स्टिमुलेटेड साइमल्टेनियसली द टेंशन डेवलप्ड बाय द मसल इज लेस देन द सम ऑफ टेंशन डेवलप्ड व्हेन ईच नर्व इज स्टिमुलेटेड सेपरेटली। तो अलग अलग देखोगे तो केवल 9 यूनिट का टेंशन उसने जनरेट किया, लेकिन दोनों ने सेपरेटली स्टिमुलेट किया तो टोटल कितना आएगा 18। अभी समझते हैं इसको। बट व्हेन बोथ ए एंड बी आर स्टिमुलेटेड टुगेदर द टेंशन प्रोड्यूसेस ए प्लस बी, है ना, दैट इज 12 यूनिट। Thus, the tension here is less than the sum of tension produced when A and B were stimulated separately. This phenomena is called occlusion. Occlusion is due to overlapping of nerve fibers during the distribution. Occlusion किस वजह से होता है ये याद होना चाहिए आपको। Occlusion is due to overlapping of nerve fibers. ठीक है, नेक्स्ट इज सबलिमिनल फ्रिंज। ये क्या है? इन सम रिफ्लेक्सेस involving the muscles with two nerve fibers, the tension developed by simultaneous stimulation of two nerves is greater than the sum of tension produced by stimulation of these nerves separately. For example, if nerve A is stimulated alone, then arbitrary unit of tension developed by muscle is 3 unit. If nerve B is stimulated alone, the tension produced is 3 unit. So the sum of tension developed if nerve A and B are stimulated separately, that is 3 plus 3 equal to 6. When both nerves are stimulated together, the tension is A plus B, that is 12 unit. ठीक है, the tension produced if A, B are separately stimulated, this phenomena is called subliminal phase. It is due to the effect of spatial summation. और ये किस वजह से होता है? spatial summation की वजह से होता है। spatial summation क्या है? वही है कि अगर दो अफेरेंट नर्व एक साथ सप्लाई कर रहे हैं एक मसल को, तो जो स्टिमुलस होगा वो कैसा होगा? सबलिमिनल फ्रिंज वाला स्टिमुलस होगा। तो उसकी वजह से जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो सेम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस डेवलप करेगी। ठीक है, अभी के लिए बस केवल आप देखो ये सब समझाने पड़ते हैं बोर्ड पर, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आ सकते। हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, रीडिंग लगा रहे हैं, इसलिए आपको लग सकता है। आप बस इनके नाम याद कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका फंडा है वो मैं आपको बोर्ड पे बताने वाला हूँ कि सबलिमिनल फ्रिंज कैसे काम करती है, समेशन कैसे काम करता है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन रीडिंग लगाने से ये है कि हाँ आपको ये नाम थोड़े सुने हुए लग जाएंगे। Next is recruitment. Recruitment is defined as the successive activation of additional motor unit with progressive increase in the force of muscular contraction. Recruitment का मतलब ये है कि additional motor units भी एक्टिवेट हो जाती हैं प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे हम फोर्स मसल कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करते हैं। वो मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब जितना आप जिम जाके बॉडी बनाते हो, जितनी मसल फाइबर्स को आप एक्टिवेट करते हो, उतनी नई क्या कहते हैं वहाँ पर एडिशनल मोटर यूनिट्स बनती चली जाती हैं, जिससे कि और अच्छा रिस्पॉन्स आए कॉन्ट्रैक्शन में। When an excitatory nerve is stimulated for a long time, there is gradual increase in the response of reflex activity. It is due to the activation of more and more motor neurons. Recruitment is similar to temporal summation. तो recruitment बिल्कुल कैसा होता है? temporal summation की तरह. Indefinite increase in the response does not produce unlimited recruitment. A plateau is reached, thus there is a limit to the number of motor neurons which are recruited. So beyond certain limit, the prolongation of stimulation does not increase the response. तो यहाँ पर एक plateau phase भी होता है, उसके बाद आप फर्दर उसको ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते, उसकी एक लिमिट है। ठीक है, सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है? आफ्टर डिस्चार्ज।
After discharge is the persistence or continuation of response for some time even after cessation of stimulus. When reflex action is elicited continuously for some time and then stimulation is stopped, the reflex activity or contraction will be continued for some time even after the stoppage of stimulus. It is because of the discharge impulse from the center even after stoppage of stimulus. Internuncial neurons which continue to transmit afferent impulse being after stopped of stimulus are responsible for such discharge. जनरली ये सेंटर से जो इंफॉर्मेशन है वो इफरेंट के लिए जाती रहती है, लेकिन अफरेंट से आना बंद हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अफरेंट ये आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है, ये किस पे होता है? बेसिकली ये इंटरनेशियल न्यूरॉन की वजह से होता है जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करता रहता है अफरेंट इम्पल्स को। एक और फिनोमेना है दैट इज रीबाउंड फिनोमेना। The reflex activity can be forcefully inhibited for some time, but when the inhibition is suddenly removed, the reflex activity becomes more forceful than before inhibition. It is called rebound phenomena. Reason for this state of overexcitation is not known. ऐसा ओवर एक्साइटेशन क्यों होता है ये नहीं पता। ठीक है, यानी किसी रिफ्लेक्स एक्टिविटी को आप फोर्सफुली इनिबिट कर दोगे, रोक दोगे कुछ टाइम के लिए, तो जैसे ही आप वो इनिबिशन हटाओगे तो जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है वो और तेजी से और फोर्सफुल तरीके से होगी। Ninth is fatigue. When reflex activity is continuously elicited for a long time, the response is reduced slowly at some one stage. The response does not occur. This type of failure to give response to stimulus is called fatigue. Center of finance of reflex arc is the first seat of fatigue. तो सबसे पहले फटीग कहाँ हमें फील होगा? इसमें सबसे पहले कहाँ अफेक्ट करेगा फटीग? सेंटर पर, जहाँ से क्या रिलीज होगा? अफरेंट या मोटर नर्व के लिए कमांड जहाँ से निकलेगी, जब वही फटीग हो जाएगा तो आगे कोई कमांड नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज रेसिप्रोकल इनहिबिशन और रेसिप्रोकल इनर्वेशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या है? द रेसिप्रोकल इनहिबिशन इज one of the important feature of both flexor and extensor reflexes. Usually excitation of one group of muscle is associated with inhibition of another, the antagonistic group of muscles on the same side. For example, when flexor reflex is elicited, the flexor muscles are excited or contracted and the extensor muscles are inhibited or relaxed in this side and that side. This phenomena is called reciprocal inhibition. डेफिनेट सी बात है, अगर आप हाथ फोल्ड कर रहे हो और आप पानी का गिलास उठा के पीना चाह रहे हो, तो जब तक आपकी फ्लेक्सर मसल फ्लेक्स नहीं होंगी तब तक आप गिलास को उठाकर मुंह तक नहीं ला पाओगे। और इसको यहाँ तक लाने के लिए जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है वो रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हाथ सीधा का सीधा ही रहेगा। तो इस तरीके के इनिबिशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इनिबिशन। मतलब जिस पॉइंट से हमें काम लेना उसके अपोजिट वाला अपने आप ही रिलैक्स हो जाए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। द रेसिप्रोकल इनिबिशन अकर्स बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकल इनर्वेशन। तो जो नर्व सप्लाई है वो कुछ इस तरीके से फिट है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ये रेसिप्रोकल इनिबिशन पॉसिबल हो सकता है। द रेसिप्रोकल इनर्वेशन या शेरिंगटन लॉ क्या कहता है? The neural mechanism involved in reciprocal inhibition was postulated by Sherrington. Hence, it is called Sherrington law of reciprocal innervation. According to this law, the reciprocal inhibition is due to segmental arrangement of afferent and efferent connection in the spinal cord. Afferent nerve fibers which evoke flexor reflexes in the limb have connections with motor neurons supplying flexors and motor neurons supplying the extensor of same side. The afferent nerve excites the motor neuron which supply the flexors. Simultaneously, if also inhibit the motor neurons supplying extensors through an interneuron. Accordingly, the flexor muscles contract and extensor muscles relax, resulting in flexion of the limb, as given in the figure 142.4. जरा देखते हैं फिगर में क्या है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ठीक है, मान लीजिए सेंसरी इंपल्स गई कि मुझको कॉन्ट्रैक्शन कराना है फ्लेक्सर मसल्स का। ठीक है, तो सेंसरी नर्व फाइबर से इंफॉर्मेशन गई, हाथ मेरा किसी आग से टच हो रखा है, आग से टच होने पर मेरे हाथ का रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? मेरा हाथ दूर हटना चाहिए, तो उसके लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये तो आ गया पॉजिटिव रिफ्लेक्स। इसमें से एक इंटरन्यूरॉन जाएगा, है ना, इंटरन्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी और ये इंटरन्यूरॉन अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो रिलैक्सेशन कराएगा, यहाँ पर इनहिबिटरी इफेक्ट होगा इसका एक्सटेंसर मसल पे। तो एक इन्फॉर्मेशन जो सेंसरी आ रही है वो दो जगह बढ़ गई, एक इंटरन्यूरॉन के थ्रू
कहाँ चली गई, अल्फा मोटर न्यूरॉन के किसके लिए, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को इनिबिट कराने के लिए, और दूसरी वाली उसको स्टिमुलेट कराने के लिए। तो एक ही कंपार्टमेंट की दोनों चीज़ों को रेसिप्रोकली ये इंटरन्यूरॉन की हेल्प से आपने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, next is crossed extensor reflex. Crossed extensor reflex is the withdrawal reflex in which the flexure of withdrawing limb are excited, contracted, and extensors are inhibited or relaxed, while the opposite occurs in the other limb. For example, while eliciting a flexor reflex activity in limb, that limb is flexed. Simultaneously, the opposite limb is extended. Flexors are excited and extensors are inhibited in the limb, but the opposite limb, the flexors are inhibited and extensors are excited. This type of cross extension reflex is because of the reciprocal inhibition. It occurs in the upper motor neuron lesion. ठीक है, the cross extension reflex is demonstrated in spinal animals. When one limb of animal is pinched, it is withdrawn, flexed, but the opposite limb is extended. तो यहाँ पर क्या है देखिए, मान लीजिए आपने राइट नी को एक्साइट कराया, ठीक है, एक्साइटेशन कराया, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंची, ये पहुंची स्पाइनल कॉर्ड पे, वहां से इनिबिशन एक्शन किसके लिए आया, इनिबिशन ऑफ फ्लेक्जन, यानी नी जॉइंट पर क्या होगा, फ्लेक्जन है वो इनिबिट हो जाएगा, और एक्साइटेशन किसका हो रहा है, एक्सटेंसर का, तो वो रिलीज हो जाएगा। जबकि राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड के अगर पैर में देखें हम, तो इनिबिशन ऑफ एक्सटेंशन एंड एक्साइटेशन ऑफ फ्लेक्सर, तो अपोजिट पे ये दोनों है, लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, देखो अफेरेंट नर्व कहाँ से आ रही है, सेंसरी या पेन इंपल्स फ्रॉम द लेफ्ट लंग से आ रही है, और उसमें दो इंटरन्यूरॉन यहाँ पर निकल रहे हैं, एक चला गया है जो दूसरे को स्टॉप कर रहा है, मतलब दूसरे लिम्ब में अलग एक्शन दिखा रहा है, और एक दिखा रहा है सेम सेगमेंट पर, तो इसको क्रॉस्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ग्रीन लाइंस इंडिकेट एक्साइटेशन एंड रेड लाइंस इंडिकेट इनिबिशन, तो यहाँ पर ये इनिबिटरी इफेक्ट है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिप्रोकल इनिबिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो रेसिप्रोकल इनिबिशन और रेसिप्रोकल इनर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पाइनल रिफ्लेक्स विच आर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन। पैर चलते समय हमारा एक पैर फ्लेक्स होता है आगे बढ़ने के लिए, और दूसरा वाला एक्सटेंड रखता है हमारी बॉडी को, तो वहां पर ये रेसिप्रोकल इनिबिशन ज्यादा काम आता है। इट हेल्प इन द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ वन लिम्ब व्हाइल कॉजिंग द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द अपोजिट लिम्ब। ठीक है, एक पैर पीछे रहता है एक आगे बढ़ता है, तो चलते समय हमारी बॉडी किस तरीके से चलती है, एक पैर हाथ, तो उसमें क्या है, एक अगर बॉडी एक साथ दोनों रिएक्शन करेगी तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना इंसान, तो इसीलिए ये रेसिप्रोकल इनिबिशन काम करता है। रिफ्लेक्सेस इन मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है, ड्यूरिंग अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑल द सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, डीप रिफ्लेक्सेस आर एग्जेजरेटेड एंड बेबिंस्की साइन इज पॉजिटिव। सिंपल याद रखो कि सुपरफिशियल तो फील ही नहीं होंगे, डीप रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे मतलब एग्जेजरेट हो जाएंगे, और बेबिंस्की साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। जबकि अगर मैं लोअर मोटर न्यूरॉन के डिसीज की बात करूं तो ऑल सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, और इसमें दोनों तरीके के लॉस्ट हो जाएंगे। तो आप एज अ डॉक्टर जब भी चेक करेंगे पेशेंट को, तो पहले ये चेक करेंगे क्या सुपरफिशियल नॉर्मल है, तो सुपरफिशियल तो दोनों में ही लॉस्ट हो जाएंगे, चाहे अपर हो या लोअर हो। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा कहाँ आता है, बेबिंस्की साइन में और डीप रिफ्लेक्सेस में, इनको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज ये 10th चैप्टर खत्म। अब हम आगे की वीडियोस में बाकी चैप्टर्स खत्म करने की जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते जाइए साथ के साथ, क्योंकि पढ़ना आपको ही है, इसमें मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ और आप उस रीडिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं बस। थैंक यू।